कर रहे हैं पलवल जिले के एसपी डॉक्टर अंशु सिंगला जी के बारे में। 2014 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। आपने देखा कि किस तरह से लोगों की समस्याएं सुन रही थी और किस तरह से उनका जो निवारण है मौके पर करने का प्रयास उनके द्वारा किया जा रहा था। मैम, हमने देखा और बड़ा अच्छा भी लगा कि जिस तरह से ऑन द स्पॉट आपके व्यक्ति उन्हें लेकर जाते और उनको संतुष्ट करवाने का जो प्रयास है वो आपकी तरफ से पूरी तरह से हो रहा है। किस तरह की चुनौतियां अमूमन मानते हैं जब ये लोग मिलने आते हैं, किस तरह की समस्याएं आती हैं, ये थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। डिफरेंट रिक्वेस्ट आती हैं। कई बार लोगों को सिस्टम के बारे में नॉलेज नहीं होती कि ये पर्टिकुलर रिक्वेस्ट कहाँ पे पोस्ट किया जाए, और कई बार उनको ये नॉलेज नहीं होती कि इसमें उनके कानून में क्या अधिकार हैं, क्या संभव है, क्या संभव नहीं है, वो सारी चीज़ें हैं। और कई बार उनको ये भी नहीं पता होता कि ये सिविल या क्रिमिनल डिस्प्यूट क्या है, कि कौन सी चीज़ सिविल लॉ में जाएगा, कौन सी क्रिमिनल में जाएगा, और क्या उनको संवैधानिक रूप पे राइट्स हैं। जैसे मैं एक चीज़ का यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी, फ्री लीगल एड काउंसिल, ये हमारा एक संवैधानिक राइट है जी। और उसके लिए लीगल एड टीम हमेशा परस्पर मौजूद रहती है। तो इसको अवेयर करना, इसके बारे में बताना, ये मैं कोशिश करती हूँ अपने तरह। कुछ बहुत सारी एप्लीकेशंस इंफॉर्मेशन को लेके भी आती हैं, तो उसके लिए प्राविधान बना हुआ है, आरटीआई एक्ट। यही बातें हैं थोड़ी सी जो हम डेली फेस करते हैं। जी, एक और बात मैम, लगातार क्योंकि हमारा जब लोगों से बातचीत होती है तो उसमें ये बात आती है कि आयोग का लिखना बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है और अभी भी बहुत सारे लोगों को ये जानकारी नहीं है कि आयोग ने गलत लिखा है तो उसके खिलाफ वो आपके पास आ सकते हैं, डीएसपी साहब के पास आ सकते हैं। उन्हें लगता है कि उनके साथ अगर गलत हो गया है तो वो हो गया है। उस स्थिति में वो क्या चीज़ है कि जो व्यक्ति को इन चीज़ों से बचा सकती है, जो उसे न्याय दिला सकती है? इसमें मैं दो बातें कहना चाहूँगी कि हम जो रूटीन का जो स्क्रूटनी है और क्राइम मीटिंग्स हैं, इसमें मैं पर्टिकुलरली बहुत ज़ोर देती हूँ राइट इंटेंशन और राइट लीगल फॉर्मेट में काम करने का। स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर्स हैं, इस्टेब्लिश्ड हैं कि कौन सी चीज़ को कैसे किया जाना है। मोस्ट ऑफ द प्रोसीजर्स बहुत अच्छे से लॉ में स्टैंडर्डाइज्ड हैं और उसकी अवेयरनेस की जाती है। इसी के दौरान मैं आपको ये भी शेयर करना चाहूँगी कि मैंने एक डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना की है कि आईओ अनजाने में कोई गलतियां न करें। इसके हमारे कॉन्टिन्यूस सेमिनार्स चल रहे हैं डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग स्कूल में, जिसे एडिशनल एसपी मैम खुद चेयर करके देखते हैं कि उसकी क्वालिटी ठीक हो। एक तो इससे हमारा ये एक प्रयास है कि बहुत सारी गलतियां हैं जो वो जो गलत फहमी में हो जाती हैं, जिसकी नॉलेज की कमी है, उसके कारण वो टैकल हो जाएं, कि इन्वेस्टिगेशन में कोई कमियां न रहें। नंबर 2, इसके अलावा जो क्राइम मीटिंग्स होती हैं उसके दौरान मैं कुछ फाइल्स की ज़रूर देखती हूँ कि इसमें क्या चीज़ें संभव थी, कहीं पे अरेस्ट डिले नहीं हो रहा, किसी की मैलाफाइड इंटेंशन है तो स्क्रूटनी में आती है, तो उसमें रिपोर्ट देके डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स की जाती हैं। और मैं आपको शेयर करना चाहूँगी कि बहुत सारे मैटर्स में डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स की गई हैं और एक दो मैटर्स में जहाँ पे मुझे लगा सस्पेंशंस भी किए गए हैं। और थर्ड ये है कि जो भी यहाँ पे कंप्लेनेंट आते हैं, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगी कि उनको सबको रिसिप्ट दी जाती है। हमारी कंप्लेन ब्रांच के बाहर जो भी कंप्लेनेंट्स कहीं पे भी पुलिस के पास आते हैं उनको रिसिप्ट दी जाती है और बाकायदा सारी कंप्लेंट्स का फीडबैक लिया जाता है। अभी जो माननीय डीजीपी साहब हैं उनके आदेश है कि हम कंप्लेंट्स का फीडबैक लेते हैं कि क्या उसमें समस्या थी, क्या उसका निवारण किया, और कोई अगर डिससेटिस्फाइड है तो उसका कारण क्या है, वो व्यक्ति की एक्सपेक्टेशन जो है वो अनरियलिस्टिक है या फिर जो हमारे पुलिसकर्मी का एक्शन है वो अप्रोप्रिएट नहीं था। तो इसका एक कॉन्टीन्यूस, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि फीडबैक पे हमारा बहुत जोर है, तो ये कंप्लेंट्स और रिक्वेस्ट और जो एसपी ऑफिस में आते हैं उनका फीडबैक लिया जाता है। ये बड़ा अच्छा लगा आपका तेज तर्रार अंदाज भी देखा कि किस तरह से जो कंप्लेंट है उसको निपटाया जाए, और दूसरी बड़ी चीज़ फीडबैक वाली चीज़ बड़ी अच्छी बताई है आपने। और डीजीपी साहब ने अभी एक हरियाणा पुलिस की तरफ से ये भी मुहिम थी कि 112 में जो एड्रेसेस आप सभी के एड्रेसेस उसमें फीड हो जाए, उसके बारे में थोड़ा सा और बताइए मैम। माननीय डीजीपी साहब ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव हमारे थ्रू सब एसपीज इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हमारी महिलाओं के लिए सेफ बनाने के लिए ऑटोज़ में स्टिकर्स लगाए जा रहे हैं यूनिक नंबर से, जिससे अगर कोई भी महिला अनसेफ फील कर रही है तो वो 112 पे कॉल कर देगी और बता दीजिएगी कि मैं इस यूनिक नंबर के
ऑटो में बैठी हुई हूँ। वो विजिबल है, जहाँ पे आप बैठते हैं उसके सामने ही एक है, और ऑटो के आगे और पीछे भी, मतलब 3 जगह वो स्टिकर है जहाँ पे वो महिला बैठती है और आगे और पीछे। वहाँ पे वो ये नंबर बता देगी तो हमारे को इमीडिएटली हम उस ऑटो को ट्रेस कर लेंगे। तो ये भी एक एफर्ट है जिससे हम अपने शहर को सेफ बनाने का अटेम्प्ट करें। ये महिलाओं की बात कही, ये तो बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। इसके अलावा ये चीज़ें आती हैं, जो बच्चियां हैं जो स्कूल गोइंग हैं, कॉलेज गोइंग, वो अपने आप को लड़कियां सेफ करें, उसके लिए क्या कुछ इनिशिएटिव हैं पलवल पुलिस की तरफ से? देखिए 2-3 इनिशिएटिव्स जो लिए जा रहे हैं। जो रूटीन की ड्यूटीज़ हैं वो तो कर ही रहे हैं कि छुट्टी के टाइम पे कहीं पे अगर पुलिस प्रेजेंस रखनी है वो तो कर ही रहे हैं। पर एक व्यक्तिगत रूप से मैंने इनिशिएटिव लिया है। मेरी एक सेंसिटाइज्ड टीम जिसको बताया गया है वो सिविल में बहुत सारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में विज़िट कर रही है, और सिविल में ही वो महिलाओं से, टीचर्स से, सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो बच्चे पढ़ने आते हैं वो अनसेफ, मतलब कोई भी महसूस कर सकता है अगर कोई उसके आसपास का माहौल ठीक नहीं है तो वो परस्पर बात करेंगे, और अगर कोई चीज़ उनको लगता है कि ठीक नहीं है तो उसको फिर हम पुलिस ज़रूर टैकल करेगी। और उसमें आइडेंटिटी जो है वो कहीं पे रिकॉर्ड नहीं की जाती, और ताकि रिकॉर्ड नहीं की जा रही तो लीक भी नहीं होगी। बस हम उसमें कोशिश कर रहे हैं ये जानने की कि 3-4 जगह से महिला सेफ हो जाए, कि अगर घर में किसी को कोई समस्या है वो आ सकती है, अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कहीं पे भी उसको लग रहा है कि मैं अनसेफ हूँ, जैसे ऑटोज़ की बात की, तो वो 112 पे कॉल कर सकती है। और स्कूल के अंदर वैसे हर एक इंस्टीट्यूशन में एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का रहता है, एक सिस्टम के द्वारा इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है जहाँ पे 10 या उससे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो एक मैकेनिज़्म है। तो हम इनकी कमेटी से बात कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि अगर एक इंडिपेंडेंट चेक भी हम करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे बच्चे सेफ महसूस करें। और ये मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग इसको कहते हैं कि महिलाओं के लिए, मैं सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, छोटी क्लासों में पढ़ने वाले जो छोटे बच्चे हैं, चाहे वो बॉयज़ हों, उनसे भी बात की जाएगी। छोटे क्लास में बच्चों को जस्ट रूटीन में हम उनके भी टीचर्स से फीडबैक लेंगे, क्योंकि छोटे बच्चे चाहे बॉयज़ हों या गर्ल्स हों, उन दोनों को ही सेफ फील करने का पूरा पूरा अधिकार है। बिल्कुल अच्छी बात आपने कही है, बड़े सॉफ्ट टारगेट हो जाते हैं छोटे बच्चे। एक और बात मैम, ये जिस तरह से बात के एक बड़ा चैलेंज हो गया है आजकल साइबर क्राइम, मैं उस पर आऊँगा, लेकिन उससे पहले पलवल ज़िले में जो चुनौतियाँ पलवल पुलिस के सामने मानती हैं वो क्या हैं? सबसे पहले मेरे को लगता है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चुनौती है वो ये है कि पब्लिक को हम पूरी तरह से अवेयर कर पाएँ उनके राइट्स और ड्यूटीज़ दोनों की तरफ। जैसे कि अभी ट्रैफिक को लेके मैं कहूँ तो राइट ये है कि उनको एक साफ़ सुथरी सड़क मिले, रैंडम एक्सीडेंट्स नहीं हो, ड्राइविंग लेन हो, और ड्यूटी ये है कि हम खुद अपनी गाड़ी जो है वो अच्छे से चलाएं। तो हर एक मेरे को लगता है सबसे बड़ा चैलेंज मेरे समय है कि जो राइट्स और ड्यूटीज़ का गैप है उसको मैं ब्रिज कर पाऊँ, कि मैं पब्लिक तक अपनी बात कहूँ, उनको एहसास दिलाऊँ कि राष्ट्र निर्माण में मेरा जो सहयोग है वो तभी संभव है कि अगर आप सबका सहयोग पूरा हो। अगर मैं ये कहती हूँ कि एक सिटीज़न ये सोच ले कि मैं अपना गली मोहल्ला, यहाँ पे कोई रैंडम कोई भी चीज़ गलत होगी तो मैं पुलिस को इन्फॉर्म करूँगा या करूँगी। कोई बच्ची है उसको अगर एक अपने आसपास कहीं पे लगता है कि मैं इस स्पॉट पे अनसेफ फील कर रही हूँ, तो जब हमारी टीम जाती है या अपने माध्यम से वो आइडेंटिटी कॉन्फिडेंशियल रखें कि वो कह सके। कहीं पे आपको लगता है कि गलत कोई कार्य हो रहा है तो आप बताएं, कहीं पे आपको लगता है कि पटाखा बुलेट है तो उसका एक फ़ोटोग्राफ सेंड करें, हम उनको ज़रूर रीच आउट करेंगे। अगर हम अपराधियों को सबको ये मालूम हो कि ये पलवल है और यहाँ के जो नागरिक हैं वो इतने सजग हैं कि वो अपने आसपास तो क्राइम नहीं फैलने देंगे, तो पुलिस जो है, और पुलिस ये समझ ले कि ये मेरा जो शहर है इसमें तो क्राइम हम रहने नहीं देंगे। तो ये जो गैप है, मैंने ये जब ज्वाइन किया था तब भी ये कहा था कि अपराधी या तो सुधर जाएं या शहर छोड़ दें। उस चीज़ पे मैं आज भी कायम हूँ कि इनको भगा के मानूंगी, और अब मेरी जो बाजुएं हैं उनमें ज़्यादा दम है क्योंकि बहुत सारे लोग पलवल पुलिस से जुड़ चुके हैं।
क्या बात है। मैं भी पलवल पुलिस, ये मैम ने एक बहुत शानदार इनिशिएटिव लिया है और ये बड़ी अच्छी बात है। देखिए, बड़ा आसान होता है उंगलियां उठा देना, बड़ा आसान होता है क्रिटिसाइज करना कि पुलिस नहीं कर रही है, लेकिन उसमें हम सब की जिम्मेवारी है। और मैम ने ये एक बड़ी शानदार शुरुआत की है कि हम सब हिस्सा हैं अपने ज़िले को सुरक्षित और साफ और क्राइम फ्री रखने का। एक और मैम, लगातार साइबर क्राइम इतनी बड़ी चुनौती बन गया है और अब तो लूट मार ये जो भी होती है अब करने की ज़रूरत नहीं, मोबाइल काफ़ी है। इससे निपटने के लिए क्या? इसमें दो तीन चीज़ें हैं। सबसे पहले तो अगर हम साइबर क्राइम में एनालाइज करें कि क्राइम किस तरह से हो रहा है, तो हमें ये पता लगेगा कि कभी ना कभी कहीं ना कहीं शायद लालच या सडन विंडफॉल गेन, जिसे हम कहते हैं कि एकदम से कुछ चमत्कार हो जाएगा। कोई कहते हैं जी आपका पार्सल आया, आजकल इनकी नई नई टेक्निक्स आई हैं, उस पर बहुत सारी अवेयरनेस की वीडियोस भी बनते रहते हैं। कोई आपको सब्सिडली फ़ोन कर देगा कि जी आपका पार्सल आया, या आपका फ्री गिफ्ट आया, या स्क्रैच कार्ड आया है, या फिर आपको ईमेल भेज देगा, मैसेज कर देगा। बड़ा टेम्पटिंग होता है कि उस लिंक पे क्लिक करके आप जाइए। वो टेम्पटेशन को आपको मना करना है। कुछ डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होती हैं जिसमें कि आप स्पैम मैसेजेस को ब्लॉक कर सकते हैं। अगर घर पे भी, अब तो मुझे जो लेटेस्ट अपडेट्स मिल रहे हैं कि घर पे भी वो रीच आउट कर लेते हैं। सेकंड, अपने बैंक डिटेल्स, OTP किसी के साथ शेयर नहीं करें। बड़ा दुख होता है जान के, कई बार बहुत सिंपल सी बातें लोग बताते हैं कि जी हमने ये कहा और हमने ये बात मान ली। कितनी बार हम ये कहते हैं कि कोई भी आपके किसी भी तरह के झांसे में मत आइए। कभी भी कोई भी बैंक ऑफिशियल या इंश्योरेंस कंपनी या कोई ऑफिसर अपने डिटेल्स नहीं मांगेगा। तो ये हमें पहले सजग रहना है इन चीज़ों से। और दूसरी बात, जैसे यंग बच्चे होते हैं, कई बार उन्हें एक क्राइम है साइबर बुलिंग उसे बोलते हैं, कि प्रोफाइल कर लिया और उनको टीज करना शुरू करते हैं। तब आपको, जैसे रूटीन में अगर आपको कोई बुली कर रहा है, आपको नहीं सहना। हम सबसे यही कहते हैं कि आपको कोई बुली करता है, आपको कोई छेड़ता है, आपसे कोई बदतमीजी करता है, उसे सहिए मत। तो ये सेम चीज़ साइबर स्पेस पे भी अप्लाई होती है। आपको अगर कोई तंग कर रहा है तो आप इमीडिएटली हमारे स्पेस में आए। दूसरा जो इसमें अहम बात की गई है कि हमने साइबर पुलिस स्टेशंस का बहुत डिटेल्ड हमारे ऊपर से सीनियर ऑफिसर्स की तरफ से डायरेक्शंस हैं, इसके SOP इस्टेब्लिश्ड है, बहुत एफर्ट किया जा रहा है। और डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग स्कूल में, जैसे कि मैंने आपको अभी भी मेंशन किया, डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग स्कूल में हम ज़्यादा से ज़्यादा पुलिसकर्मियों को साइबर इन्वेस्टिगेशन को लेकर ट्रेन भी कर रहे हैं। और बहुत जो अच्छी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं साइबर क्राइम को सुलझाने में, उनके बारे में बता रहे हैं। हाईवेज आपके यहाँ से ये सबसे महत्वपूर्ण हाईवे माना जाता है जो पलवल से गुजरता है। तो एक तो रोड सेफ्टी की बात आती है, उसमें आजकल जितने भी डेटा आंकड़े आते हैं, एक्सीडेंट के इतने सारे केसेस होते हैं कि मतलब रूह कांप जाती है उस आंकड़े को देखकर। और दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि शहर में हम कभी भी कहीं भी जा रहे हैं, ये ट्रैफिक वाली जो स्थिति है, जाम वाली स्थिति है, वो बड़ा कंसर्न बना हुआ है। हर ज़िले की ये स्थिति है और आपके शहर से भी यही खबरें आती हैं कि जाम लोगों के लिए परेशानी का सबब है। रोड सेफ्टी और जाम, किस तरह से इनसे निपटारा, आप किस तरह से इनको हैंडल कर रहे हैं इन चुनौतियों को? ट्रैफिक के जितने भी चैलेंजेस हैं उनको डील करने के लिए मुझे लगता है कि एक 3E स्ट्रैटेजी मैं इसे बोलती हूँ। पहला है सबसे इम्पोर्टेंट एजुकेशन, नंबर 2 इन्फोर्समेंट, और नंबर 3 इंजीनियरिंग। ये 3 जो E हैं वो ट्रैफिक को काफ़ी हद तक ट्रैफिक की समस्या को सुलझा सकते हैं। एजुकेशन में मेरा एक इनिशिएटिव है, मैं भी पलवल पुलिस हूँ, जिसमें हम स्कूल्स में जाके बच्चों को शपथ दिलवाते हैं, उनके टीचर्स को सेंसिटाइज करते हैं, स्कूल वालों को सेंसिटाइज करते हैं कि जो आपका स्टाफ आ रहा है वो पालना करता हुआ है। और उसमें मुख्य रूप से बातें आती हैं हेलमेट, सीट बेल्ट, लेन ड्राइविंग, रेड लाइट्स की पालना, ओवर स्पीडिंग ना करना, ये जो मुख्य बातें हैं उनकी पालना हो। ये सेकेंड, स्कूल वालों के साथ मैंने मिलकर ये भी किया है कि उनके एक सीक्रेट मेरे हर स्कूल में एक टीचर है जो वॉलंटियर है,
जो ये बताते हैं कि यहाँ पे इस समय पे ये समस्या आ रही है। और कई स्कूल्स ने मुझे ये फीडबैक भी दी कि हमारे ये बच्चे हैं जो कि विदाउट उसमें आ रहे हैं, और उनके पेरेंट्स की काउंसलिंग की। इससे समाज में बिहेवियरल चेंज आएगा। जब लोगों को लगेगा कि राष्ट्र निर्माण में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने में उनका सहयोग है और बहुत ही एक अहम हिस्सा है, तो ये एक डेफिनेटिव इम्पैक्ट कैरी करेगा। ये होगा तो धीरे धीरे, पर इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। हमारी आने वाली पीढ़ी जो है वो बिल्कुल सजग रहेगी ट्रैफिक व्यवस्था की तरफ। सेकंड जो प्रिंसिपल है वो इन्फोर्समेंट का। जो कुछ वायलेशंस हैं जैसे ओवर स्पीडिंग, ड्रंकन ड्राइविंग, पटाखा बुलेट, ब्लैक फिल्म्स का यूज़ करना, ट्रिपल राइडिंग करना, ये सारे कुछ ऐसे वायलेशंस हैं जिनका बहुत मेजर, या रॉन्ग साइड ड्राइविंग करना, ये ऐसे वायलेशंस हैं जो सिर्फ खुद को नहीं खतरा पैदा करते, दूसरे को भी पैदा करते हैं। उसको लेके इन्फोर्समेंट हमने काफ़ी हद तक करने की अटेम्प्ट की है, और काफ़ी फैक्ट्स में मुझे ऐसी फीडबैक मिली है कि इम्प्रूवमेंट आया है। थर्ड है इंजीनियरिंग मेजर्स। इंजीनियरिंग मेजर्स में हमारी रेगुलरली रोड सेफ्टी मीटिंग होती है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के भी अधिकारी रहते हैं और बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं पब्लिक के। उस मीटिंग में बहुत सारी ऐसी चर्चाएं होती हैं कि कौन से चौंक्स की डिज़ाइनिंग बेटर की जाती है, कहाँ पे लाइनिंग जो लाइटिंग है वो बेटर की जा सकती हैं, कहाँ पे लेन्स को एक्सपैंड किया जा सकता है, या कहाँ पे एडवर्टाइजमेंट्स जो है या कोई भी चीज़ ऐसी चीज़ इंटरफेयर कर रही है ड्राइवर की अटेंशन से, कहीं पे वीडियोग्राफी कराई जाए ताकि वो चौक में वीडियोग्राफी के डर से या कैमरास के डर से लोग सुधर जाएं। सो मेनी थिंग्स आते हैं। तो ये इंजीनियरिंग मेजर्स है। अगर इन तीनों हेड्स को इफ़ेक्टिवली हम करें तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ट्रैफिक की जो समस्या है उनको हल किया जा सकता है। बल्कि मैं आज आपको कहूँगी कि आप भी अपने चैनल में जाएं तो उन सबको भी मैं पलवल पुलिस है इनिशिएटिव से जोड़ें। क्या बात है, ये बिल्कुल सही बात है कि जिस तरह से एक तो जागरूकता बड़ी महत्वपूर्ण होती है, और जागरूकता के बाद जो मैम ने ये जो फंडा दिया है एनफोर्समेंट और इंजीनियरिंग का, ये सच में यकीनी तौर पर बड़ा बुनियादी सी बातें हैं, लेकिन हम सब अगर इसको अप्लाई करते हैं तो बहुत सारी समस्याओं का हल मिलता है। अफसरनामा लगातार जारी है। अफसरनामा में लगातार बात हो रही है 2014 बैच की आईपीएस अधिकारी डॉक्टर अंशु सिंगला, और पलवल की बड़ी जिम्मेवारी है, यहाँ की एसपी हैं। मैम, लगातार हमने देखा कि किस तरह से आप लोगों से मिल रही हैं और उनकी जो प्रॉब्लम है उनको मौके पर हल करने की कोशिश कर रही हैं। बात ये आती है कि ये वर्दी का शौक़ या वर्दी को पहनने का जज्बा ये शुरू से था, आप डॉक्टर होने के बावजूद अब पुलिस वाले हैं, कैसे हुआ ये सब? ये मेरे जीवन की एक बहुत ही दुखद घटना के साथ जुड़ा हुआ है, और जिसे कहते हैं कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो रूह को छू जाते हैं और वो बदल देते हैं आपकी ज़िंदगी को। मैं जब एमबीबीएस कर रही थी तो मेरी इमरजेंसी में ड्यूटी थी, और एक महिला 80% बर्न्स जली हुई आई, और उसको मैंने अपने हाथों से सारे पे सिल्वर ऑइंटमेंट लगाए, और अनफॉर्चुनेटली जो डॉक्टर के साथ असिस्ट करते हैं इंटर्न्स, और 2 दिन बाद उसकी डेथ हो जाती है। क्योंकि मुझे शांति नहीं पड़ी कि इतने ज़्यादा बर्न्स किस तरह हुए, क्या हुआ, तो मैंने पता किया तो पता लगा कि उसको डाउरी डेथ थी वो, और ससुराल वालों ने दहेज के लिए जला के मार दिया था। एंड मुझे याद है कि अगले 5-7 दिन मुझे नींद नहीं आई, मेरी आत्मा को शांति ही नहीं मिली, और मैं सोचती रही इतना कितना हमारा समाज नीचे जा चुका है कि एक लड़की को, एक ऐसी लड़की को मारा जा सकता है जो घर की बहू बन के लाई गई है, सिर्फ चंद पैसों के लिए और चंद नाराज़गी के लिए। उस आत्मा ने मेरे जीवन की दिशा को, उस पर्टिकुलर इंसिडेंस ने या उस वाक़ये ने मेरे जीवन की दिशा को बदल दिया संपूर्ण रूप से, और मैंने निर्णय लिया कि मैं ऐसी पोजीशन पे जाऊंगी जहाँ पे मैं सिस्टम को ज़्यादा मुख्य रूप से इन्फ्लुएंस कर सकूं, और सिविल सर्विसेज का फिर मैंने एग्ज़ाम देने का निर्णय लिया। ये बड़ी चीज़ है जो मैम ने बताई है। अमूमन क्या होता है कि हम ये इंस्पिरेशन लेके चलते हैं कि वर्दी पहनने का, या तो परिवार में एक चलन आईएएस आईपीएस बनने का हो रहा हो,
या फिर और दूसरी प्रेरणा होती हैं, लेकिन केवल कि उन लोगों को, उन वंचितों को इंसाफ दिलाना है, इसलिए वर्दी ज़रूरी है। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है मैम। बहुत अच्छा लगा सुनकर कि इस तरह की प्रेरणा अगर होती है कि कुछ बदलना है, कुछ अच्छा करना है, तो ये हमारे समाज के लिए भी गर्व की बात है। मैम एक और बात, जब इतना बड़ा मुकाम हासिल करते हैं आप, बहुत सारे ऐसे चेहरे हमारे जहन में आते हैं जिनका बहुत बड़ा रोल होता है। अगर वो हमारे साथ नहीं हुए तो ये यात्रा बहुत मुश्किल हो जाती है। उन चेहरों को, उन लोगों को याद करना चाहेंगे आप? बिल्कुल। सबसे पहले जो सबसे पहली प्रेरणा है वो मेरे पिताजी हैं, जिन्होंने मुझे हमेशा ये कहा कि जीवन में ना, वो मैं हमेशा बात कहती हूँ, पापा कहते थे कि अमीर नहीं रईस बनो। अमीर तो पैसे से होता है, रईस वो होता है कि जो दूसरों को दे सके, हमेशा देते रहना। और ये प्रेरणा उन्होंने हर मोड़ पे मुझे दी कि आप इंसान ज़रूर अच्छे बनिए, आप इतना करिए कि आपको जो जिसके जीवन को आप छो उसको खूबसूरत बना दो। तो 10th क्लास में उन्होंने मुझे कहा कि तुम पढ़ाई में अच्छी हो तो ऐसा प्रोफेशन चूज़ करना जिसमें दूसरों को दे सको। तो मैंने डॉक्टरी का प्रोफेशन चूज़ किया। उसके बाद भी उन्होंने, जब मैंने ये इंसिडेंट्स में गोई खोई और मैंने सोचा, तब भी पिताजी की बहुत थी। ऐसे ही मेरी माँ, उन्होंने अपने कॉन्डक्ट से मुझे हमेशा इंस्पायर किया। सुबह 4 बजे 5 बजे उठ के मेहनत करना, चुपचाप, कोई कंप्लेंट नहीं। मेरी मम्मा टीचर हैं, तो वो हमेशा जब भी बात करते थे, कभी थक भी जाती थी, मैं बोलती थी मम्मा आपने रेस्ट क्यों नहीं लिया, तो वो ये कहते थे कि ये बच्चे जो हैं वो देश का भविष्य हैं, ये बच्चे देश का भविष्य हैं, और अगर मैं इन्हें पढ़ाऊँगी तुम लोग भी पढ़ के कामयाब बनोगे। तो अपने कर्म से डिटरमिन करना अपनी डेस्टिनी को, ये मैंने अपनी मदर से सीखा। और अच्छे कर्मों को बनाना, सेवा करना, बड़ों के साथ हमेशा बड़े थे, तो वो सारी चीज़ें मैंने मदर से सीखी। और ईश्वर की ऐसी कृपा रही कि मुझे बहुत अच्छे टीचर्स मिले। हमारे स्कूल का मोटो था लिव फॉर अदर्स। अपने आप में मोटो ही देखिए, दूसरों के लिए जिए, दूसरों के लिए कुछ कीजिए। तो पेरेंट्स को, अपने सिबलिंग्स को, बड़े भाई साहब हैं मेरे, अपने टीचर्स को, फिर जो पुलिस एकेडमी में ट्रेनर्स थे बहुत डेडिकेटेडली हमें सिखाते थे। फिर शादी के बाद मैं अपने हस्बैंड को, फिर उसके बाद इन लॉज को, सबको ये चीज़ें सक्सेस डेडिकेट करना चाहूँगी। और समाज में हर उस व्यक्ति को जिसने कहीं से भी अच्छी नीयत से कोई काम किया है, उनको ये पूरी तरह से डेडिकेटेड है मेरी सक्सेस। बड़ी चीज़ है मैम। पेरेंट्स और टीचर्स का बड़ा अहम रोल होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये हम भाग्यशाली होते हैं कि ये सब हमें अच्छे आसपास ये चीज़ें सही मिलें तो निश्चित रूप से मंजिल मिलना तय होती है। एक और बात मैम, कि ट्रेनिंग के दौरान बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जो हमेशा जहन में रहते हैं, हमारे दर्शकों के साथ शेयर कीजिए प्लीज़। बहुत ही कुछ मज़ेदार किस्से हैं, और उनमें से मैंने ये देखा कि ट्रेनिंग के दौरान के जो किस्से हैं वो आपके लाइफ टाइम एक्सपीरियंसेस बनते हैं। एक बारी ऐसा हुआ था कि मैं हॉर्स राइडिंग हमें कराई जाती है, और अमूमन जो हम लोग जाते हैं उनको राइडिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। तो एक बारी हमारा घोड़ा जो है वो बिगड़ गया, और उसने पूरा 90 डिग्री पे दो पैरों पे ही करता हुआ वो खड़ा हो गया। तो उस समय मैंने पूछा, उस्ताद ने मुझे एक ही डायरेक्शन दिया कि पैनिक नहीं करो मैम, रकाब अच्छे से पकड़ लो। और मैंने वाकई में देखा कि रकाब जब खींची और अच्छे से कट गया तो वो घोड़ा एकदम से सेटल कर दिया, और जैसे ही सेटल किया उसको 2 बार थपथपा दिया। फिर वो बोला शाबाश मैडम, हमारे ये बात था। और फिर हमारे एक ड्रिल सिखाते थे एनपीए में, 3 बार हम घोड़े को कहते थे शाबाश घोड़ा, शाबाश घोड़ा। तो घोड़ा बहुत खुश हो गया। तो उस इंसिडेंस ने मुझे 2 चीज़ें बहुत अच्छी सिखाई कि ऊपर नीचे जीवन में चलता रहता है, परंतु आप जब मुश्किल घड़ी होती है उस समय जो हिम्मत रखता है उसकी बहुत वैल्यू होती है। क्या बात। और उस समय कई बारी टाइट भी आपको करना पड़ता है, हिम्मत रख के एक डिफ़िकल्ट डिसीजन भी लेना पड़ता है। और फिर उसके बाद जो टीम आपके साथ खड़ी रही, जो कि मेरे केस में घोड़ा था, जब वो मुकाम रीच हो जाए, चीज़ें सेटल हो जाए, तो उस टीम को एक बारी ज़रूर अप्रिशिएट कीजिए। क्या बात है। इतने इस इंसिडेंट से आपने बड़ी फिलॉसफी निकाल दी ज़िंदगी की। बहुत अच्छी बात है। एक और बात मैम, ये अमूमन क्योंकि इतनी बड़ी जिम्मेवारी होती है, परिवार भी है, आपने जिस तरह से बताया, वो जिम्मेवारी तो होती है, और ये लाखों लोगों के, इनको सेफ रखना, सुरक्षित रखना, इनकी जिम्मेवारी भी होती है। तो ये जो कोऑर्डिनेशन है, ये दिक्कत आना स्वाभाविक सा हो जाता है।
तो ऐसी स्थिति में क्या किस तरह से ये चीज़ें मैनेज करते हैं? ये अमूमन क्या हो कि आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं, हम सभी ऑफिसर से ये बात पूछते हैं, तो वो एक दूसरे के लिए फ़ायदेमंद हो जाते हैं, इसलिए। मुझे लगता है इसमें दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो जिसे कहते हैं कि जब आग लगती है तब कुआं खोदने मत जाओ, पहले ही अपने सिस्टम्स को रेडी रखिए। कोऑर्डिनेशन के लिए ये मत वेट कीजिए कि कोई प्रॉब्लम आ रही है तब हम जा रहे हैं। जो प्रेम भरे संबंध है किसी से भी, चाहे वो हमारा मीडिया के बंधु हैं, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे पब्लिक है, अगर आप रूटीन में सबसे अच्छे संबंध बांधे हुए हैं तो वो चीज़ लॉन्ग रन में काम आती है। तो एफर्ट्स एट कोऑर्डिनेशन शुड बी अ पार्ट ऑफ द रूटीन एफर्ट्स। एंड सेकेंड चीज़ ये है कि अगर आपके पास कोई चीज़ आती है जो बहुत, जिसे हम कहते हैं, उसका एक्नॉलेज कीजिए। मान लीजिए कि आपने मुझे आज कुछ फीडबैक दिया। हर एक चीज़ मीठी हो। जब भी मुझसे कोई मिलने आता है तो मैं ज़रूर पूछती हूँ कि पुलिस के बारे में अगर आपको कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट में नेगेटिव चीज़ लग रही है वो मुझे ज़रूर बताइए। एक बचपन में मिठाई के डब्बे पे हमने लाइन पढ़ी थी कि इफ़ यू लाइक अवर स्वीट्स टेल अदर्स, इफ़ यू डोंट लाइक अवर स्वीट्स टेल अस। तो वो मतलब आपको कोई चीज़ नहीं पसंद आती तो उसकी फीडबैक लेना और फिर उसमें देखना कि इसमें क्या करेक्शन हो सकती है। अगर ये दो काम हम अच्छे से कर लेते हैं तो ये सारे इश्यूज इजीली रिजॉल्व हो जाते हैं। बहुत अच्छी बात बताइए कि अपने जो चीज़ें हैं उन पे दूसरों का फीडबैक लेना भी बहुत ज़रूरी होता है। एक और बात मैम कि अमूमन ये तो कोऑर्डिनेशन की बात हो गई, ये जो खाली जब भी कभी कोई फुर्सत का ऐसा क्षण मिलते हैं या वक्त मिलते हैं तो उनमें आप क्या करना पसंद करते हैं? बहुत सारी चीज़ें शौक हैं और अभी तो मैं बहुत लगी हूँ। मेरी 4 साल की एक प्यारी सी बिटिया है और फुर्सत के पल में, और आप देख सकते हैं मेरे दो प्यारे प्यारे राउडी, तो ये छोटे छोटे मेरे पास पेट्स हैं प्यारे से। तो फुर्सत के पल में मैं बहुत बारी कुकिंग करती हूँ, पेट्स के साथ खेलती हूँ, बिटिया के साथ खेलती हूँ। कभी कभी मैं पेंट या स्केच भी करती हूँ, मतलब नॉट ह्यूमन स्केचेस बट अदरवाइज कार्टून इमेजेस या कुछ भी कह देते हैं। कोई टीवी पे मान लीजिए कार्टून चल रहा है तो बेटी कह देती है कि मेरे लिए टॉम एंड जेरी बना दो। तो वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसका मुझे शौक है। क्या बात है, इतनी सारी चीज़ें कर लेते हैं मैम। ये जो कभी ऐसा वाकया पेश आया कि जो आपने डॉक्टरी की थी वो पुलिस में काम आई हो? यस, और मैं एक चीज़ कहती हूँ, मैंने डॉक्टरी कभी छोड़ी नहीं है। डॉक्टरी हमेशा मतलब वो मेरी पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी है। जितनी देर तक मुझे समझ है, जीवन है, तो मैं डॉक्टर हमेशा रहूँगी। वंस अ डॉक्टर ऑलवेज अ डॉक्टर। एक जो मेजर इंस्टेंस मुझे याद है, रूटीन में तो बहुत बारी मैं, लोग मुझसे, कई बारी लोग मुझे ये भी कह देते हैं कि जैसे उनके घर पे कोई मुलाजिम है, वो ये कह देते हैं कि मैडम से पूछ के आओ इसमें ये कराएं कि नहीं कराएं, अब सर्जरी कराएं। बहुत बारी लोग आ जाते हैं टेस्ट की वो लिस्ट लेके। एक वाक्य जिसमें डेफिनेटिवली बहुत काम आया वो था जब कोविड क्राइसिस था। मैं तब फरीदाबाद में पोस्टेड थी और एनसीआर में काफ़ी ज़्यादा केसेस आ रहे थे। तो मैंने वॉलंटरली ये कहा था कि सभी पुलिसकर्मी जो हैं वो ऑडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, मैं सभी एसएचओ से शाम को बात करती थी और उनसे पूछती थी कितने लोगों के क्या सिम्टम्स आए, फिर उनको होम मैनेजमेंट के बारे में बता देती थी। इसमें एक बड़ा मज़ेदार किस्सा है कि एक लड़की कहती कि मेरी SpO2 बहुत डाउन होगी। तो मैं बात कर रही थी तो मुझे लगा नहीं कि उनको सिम्टम्स हैं। फिर मैंने पूछा कि भाई इसके नेल पॉलिश तो नहीं लगी, और वाकई नेल पॉलिश थी जिससे वो, बट उस दौरान खैर हमारे कुछ पुलिसकर्मी जो हैं वो कुर्बान भी हुए। परंतु मोस्ट जो मैं कहूँगी कि जो एक डॉक्टर की तरह सेवाएं की वो कोविड के दौरान मैंने दी। क्या बात है, ये समाज के लिए, हमारे पुलिस विभाग के लिए बहुत अच्छी बात है कि इन केस ऑफ अर्जेंसी में भी इस तरह का आपका एक्सपीरियंस काम आता है। मैं भी आखिरी हम एक टिप लेते हैं अपने वो दर्शक जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, उनके भी सपने होते हैं कि समाज के लिए कुछ करें, उनके लिए क्या टिप देना चाहेंगे? 2-3 बातें जो बहुत मेरे दिल के क्लोज हैं। देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड वर्क। हार्ड वर्क जो है ना वो हमेशा नॉन नेगोशिएबल रहता है। वो मुझे लगता है कि ये हार्ड वर्किंग होना मतलब बहुत ज़रूरी है। आप जब भी करें तो अपना मेहनत को बहुत ज़्यादा रेगुलर रखें। मेरे को आई थिंक 9th-10th ऑनवर्ड एक भी दिन ऐसा नहीं है, चाहे मेरा बर्थडे हो चाहे दीपावली हो, एक भी दिन ऐसा याद नहीं है जिस दिन मैंने 8 घंटे पढ़ाई ना की हो। अनलेस बहुत बारी तो मैं बीमार नहीं हुई, अनलेस मतलब बिल्कुल बीमार हो गई और सुध नहीं थी, तो फॉर फन मैंने एक भी दिन मिस नहीं किया। वो दिन भी मिस नहीं किया जिस दिन मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए थे, नॉट इवन दैट डे। तो
ये डिग्री ऑफ हार्डवर्क सिविल सर्विसेज के अंडर रिक्वायर्ड होते हैं। सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम ऐसा है कि जैसे आपने आज प्रीलिम्स दे दिया तो फिर नेक्स्ट मेंस खड़ा है आपके लिए, मेंस दे दिया तो नेक्स्ट इंटरव्यू खड़ा है, इंटरव्यू दे दिया तो आपको ये नहीं पता कि आपका क्लियर होगा या नहीं, तो इसकी कॉन्टीन्यूस तैयारी चलती रहती है। फर्स्ट इज़ हार्डवर्क, अगेन इट इज़ नॉन नेगोशिएबल। सेकेंड, मुझे लगता है कि जो फीडबैक वाली बात है, जैसे फर्स्ट टाइम मेरा प्रीलिम एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ था। आई रिमेंबर क्लियरली कि 4 बजे रिज़ल्ट नहीं आया। उस समय 10 मिनट के लिए मुझे एक झटका लगा, क्योंकि मैं क्लियर एक्सपेक्ट कर रही थी कि शायद मेरा क्लियर होगा। 10 मिनट के बाद मैंने हर उस थॉट को, हर उस आवाज़ को जो कह रहे थे कि ओ यू वर अनलक्की, आपने क्लियर नहीं किया, उसको ब्लॉक कर दिया। मुझे पता था कि ये एग्ज़ाम है और इसमें जो बेस्ट कैंडिडेट्स हैं वो सिलेक्ट हो गए, और अगर मैं नहीं हुई तो कुछ कमी मेरे अंदर रही। अगले उस दिन जाते ही 1 घंटा 1.5 घंटा बाद मैं लाइब्रेरी में थी जिस समय रिज़ल्ट आया। मैंने जाके उसके रिज़ल्ट के एनालाइज करने शुरू कर दिए कॉजेज़ कि मेरे अंदर कहाँ क्या कमी रही, कि क्या मैं भूल गई या टॉपिक को पढ़ा नहीं या समझ आ गई, या फिर मैं जब मार्क कर रही थी तो मैंने गलत सर्कल्स पे मार्क कर दिया। और वो एनालिसिस का ऐसा रिज़ल्ट हुआ कि नेक्स्ट बार मेरे प्रीलिम में भी बहुत अच्छा स्कोर आया। बाद में यूपीएससी प्रीलिम का स्कोर भी आउट करते हैं, और मेरे मेंस में बहुत अच्छा स्कोर आया, हर चीज़ में बहुत अच्छा है, और मैं उस अटेम्प्ट में आईपीएस बन गई। सेकंड इम्पॉर्टेंट है कि हार्डवर्क के साथ आप अपनी कमियों पे ज़रूर काम करें, स्ट्रेंथ्स को बिल्ड करते रहें और कमियों को। और थर्ड और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि जीवन का ही आधार है मेरे, वो है एक साफ नीयत। मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि जो इंसान साफ नीयत से काम करता है तो उसकी मदद करने स्वयं ईश्वर आते हैं। मुझे पता था कि मेरा कॉज जो है वो बहुत नोबल है, वो बहुत सर्विस ओरिएंटेड है, तो इसमें मेरी मदद स्वयं ईश्वर करेंगे। और मैंने बहुत बार ऐसा महसूस किया, क्योंकि सिविल सर्विसेज तो एक एग्ज़ाम है, उसके बाद भी बहुत सारी चैलेंजेस आती हैं। अगर आप इस नीयत से काम करते हैं कि मुझे किसी का भला करना है, मुझे राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग देना है, मुझे इस धरती पे आने का अपना रीज़न जो है, ताकि ईश्वर को भी मुझ पे गर्व हो कि उसने बनाया, अगर इस साफ नीयत से आप काम करते हैं तो सिविल सर्विसेज तो क्या, इससे ऊपर का भी आप कोई मुकाम सेट करेंगे, वो रह ही नहीं सकता। इट इज़ इम्पॉसिबल कि वो आपको ना मिले। इससे बेहतर टिप्स आपके लिए हो ही नहीं सकते। कितनी प्यारी बात कही है मैम ने कि एक तो हार्ड वर्क का तो कोई जवाब है ही नहीं, दूसरी बड़ी चीज़ कि अपनी चीज़ों को एनालाइज करिए। ये अगर आप कामयाब भी नहीं होते हैं तो वो एनालाइज करने के बाद ये तय है कि, और ये बहुत प्यारी बात आपने बताई मैम कि अपनी कमियों को निकालते जाइए, खूबियों को बढ़ाते जाइए। तो ये टिप आपकी ज़िंदगी में, और ख़ासकर कोई भी, ये तो एक ऐसा नहीं है कि एक एग्ज़ाम के लिए है, ज़िंदगी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया मैम, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। फ़िलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।